नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एनिमा, लास्ट क्लास में आपने एनिमा देखा था और एनिमा का कुछ पार्ट अपन ने देखा था। आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, पार्ट सेकंड में चलते हैं। लास्ट क्लास में अपन एनिमा के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। एनिमा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसमें आपने सबसे पहले जो बात की थी वो क्लीनिंग एनिमा, और क्लीनिंग एनिमा का सबसे फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा था सिंपल क्लीनिंग एनिमा। कौन सा पढ़ा था? सिंपल क्लीनिंग एनिमा के पर्पज क्या होते हैं और कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है। अब सेकंड आप आते हैं मेडिकेटेड एनिमा। देखिए सेकंड आता है मेडिकेटेड एनिमा। मेडिकेटेड एनिमा जो सेकंड आता है आपका मेडिकेटेड एनिमा। देखिए मेडिकेटेड एनिमा के भी अपने 5 टाइप्स बताए थे, 5 टाइप बताए थे। सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेडिकेटेड एनिमा के 5 टाइप में सबसे पहला जो आपने बताया था परगेटिव। परगेटिव एनिमा जो सबसे फर्स्ट टाइप आपने बताया था वो था परगेटिव एनिमा। परगेटिव एनिमा, देखिए परगेटिव एनिमा का मतलब है, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करना, टू इंड्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करना क्या कहलाता है? परगेटिव एनिमा कहलाता है। देखिए यहाँ पर इनका मतलब जरूर ध्यान रखना। एग्जाम्पल भी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम्पल से ज्यादा इनका मतलब पता होना चाहिए आपको कि परगेटिव का मतलब क्या होता है। इनका मतलब बड़ा है क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले परगेटिव, टू टू इंड्यूस टू इंड्यूस पेरिस्टाल्टिक टू इंड्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? परगेटिव एनिमा बोला जाता है। देखिए यहाँ पे परगेटिव एनिमा के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस अपन यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं। ये तो इसका पर्पस मतलब हो गया कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? परगेटिव एनिमा का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अपन सॉल्यूशंस कौन कौन से यूज किया जाता है, देखिए यहाँ पे अपन प्योर ग्लिसरीन का यूज कर सकते हैं। प्योर ग्लिसरीन का यूज कर सकते हैं। वैसे प्योर ग्लिसरीन है, वैसे ग्लिसरीन क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करने का काम करता है। ग्लिसरीन अकेला जो होता है वो म्यूकोजा को इरिटेट करता है, इसीलिए इसका वाटर के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अपन प्योर ग्लिसरीन ग्लिसरीन एंड वाटर, ग्लिसरीन और वाटर को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ग्लिसरीन और वाटर को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। एक आपने बताया 15 टू 30 ग्राम ऑक्सगाल। 15 टू 30 ग्राम ऑक्सगाल का यूज आप कर सकते हैं। प्योर ग्लिसरीन का यूज कर सकते हैं। प्योर ग्लिसरीन के साथ वाटर का यूज कर सकते हैं, ऑक्सगाल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इन वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट का भी यूज किया जा सकता है क्योंकि मैग्नीशियम भी क्या करता है? यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करता है, मैग्नीशियम सल्फेट किया जा सकता है। इसके अलावा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन रेशियो, केस्टर ऑयल, ग्लिसरीन और केस्टर ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। इसका रेशियो इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका है इसका रेशियो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो रेशियो है वो है 1:1। इसका जो रेशियो है 1:1। एक रेशियो में एक ग्लिसरीन और केस्टर ऑयल का यूज किया जा सकता है। एक और आपका 1:3 एनिमा होता है। एक और होता है 1:2:3 एनिमा। 1:2:3 1:3 एनिमा। 1:3 एनिमा होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कितना होता है, क्यों 1:3 एनिमा बोला जाता है? देखिए इसको, मैग्नीशियम सल्फेट 30 ml रेशियो, ग्लिसरीन ग्लिसरीन 60 ml
और रेशियो वाटर वाटर 90 ml, ये तीनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट 30 ml, ग्लिसरीन 60 ml और वाटर कितना 90 ml। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 रेशियो 60 रेशियो 90, 1:2:3, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं 1:3 एनीमा भी बोला जाता है। तो आपने कहा एक और होता है यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करने के लिए एक और एनीमा का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लीट एनीमा। क्या बोला जाता है फ्लीट एनीमा, फ्लीट एनीमा। और इस फ्लीट एनीमा के लिए किसका यूज किया जाता है सोडियम सोडियम फॉस्फेट्स का यूज किया जाता है, सोडियम फॉस्फेट्स का यूज किया जाता है। तो आपने कहा फ्लीट एनीमा, और फ्लीट एनीमा में क्या होता है सोडियम फॉस्फेट होता है, और सोडियम फॉस्फेट भी क्या करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करने का काम करता है। तो आपने सबसे फर्स्ट देखा था परगेटिव एनीमा, और परगेटिव एनीमा का क्या मतलब होता है ये अपन ने देखा। देखिए सेकंड अपन का आता है यहाँ पर, नेक्स्ट सेकंड पार्ट आता है इसका, सेकंड जो आप लेते हैं एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट एनीमा, एस्ट्रिंजेंट एनीमा, एस्ट्रिंजेंट एनीमा। एस्ट्रिंजेंट एनीमा का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एस्ट्रिंजेंट एनीमा का मतलब क्या होता है, तो एस्ट्रिंजेंट एनीमा का मतलब होता है इन्फ्लामेशन को रिलीव करना और ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, क्या कहलाता है एस्ट्रिंजेंट कहलाता है। टू रिलीव टू रिलीव टू रिलीव इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन to relieve inflammation and control bleeding। यहाँ पे आपने कहा टू रिलीव इन्फ्लामेशन एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और इन्फ्लामेशन को रिलीव करता है, वो क्या कहलाता है एस्ट्रिंजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट में देखिए कौन कौन से सॉल्यूशंस अपन एस्ट्रिंजेंट के लिए यूज किए जाते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, यहाँ से ये तीन नाम देखिए AST, क्या है AST। AST का मतलब देखिए, एक तो आप एलम, एलम एलम का मतलब फिटकरी, फिटकरी आपने देखा होगा मेल में जब सेविंग बनाते हैं वहां पे भी अपन यूज करते हैं, आफ्टर सेविंग यूज करते हैं क्योंकि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। एस का मतलब यहाँ होता है सिल्वर नाइट्रेट, एस का मतलब यहाँ होता है सिल्वर नाइट्रेट, और टी का मतलब यहाँ होता है टैनिक एसिड। तो आपने कहा एलम, एलम का मतलब फिटकरी होता है, सिल्वर नाइट्रेट 2% सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है, 2% सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। टैनिक एसिड, और टैनिक एसिड क्या होता है पॉलीफिनोल होता है। टैनिक एसिड क्या होता है पॉलीफिनोल। और ये जो पॉलीफिनोल होते हैं ये क्या होते हैं फिनोल एंड फिनोल के डेरिवेटिव, आपको पता है एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन अपन ले सकते हैं, एलम, सिल्वर नाइट्रेट और टैनिक एसिड। क्लियर है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, ये आपने सेकंड देखा, थर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट आपने देखा परगेटिव, सेकंड आपने देखा एस्ट्रिंजेंट, थर्ड आप देखेंगे एंटी हेलमेंथिक, एंटी हेलमेंथिक, एंटी हेलमेंथिक। थर्ड आप देखते हैं एंटी हेलमेंथिक। एंटी हेलमेंथिक का मतलब क्या है, देखो इंटेस्टाइन के अंदर कई बार पैरासाइट्स हैं, वॉर्म्स हैं, वो क्या हो जाते हैं ग्रोथ कर जाते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करना और उनको बाहर निकालना वो क्या कहलाता है एंटी हेलमेंथिक एनिमा कहलाता है। टू डिस्ट्रॉय एंड टू डिस्ट्रॉय टू डिस्ट्रॉय एंड expel expel out the intestine intestine worms,
टू डेस्ट्रॉय एंड एक्सपेल आउट द इंटेस्टाइन वॉर्म्स, इंटेस्टाइन वॉर्म्स को बाहर निकालना, एक्सपेल आउट करना, ये क्या कहलाता है? एंटी हेलमिंथिक कहलाता है। उनको नष्ट करना एंटी हेलमिंथिक कहलाता है। देखिए इसके लिए अपन एंटी हेलमिंथिक के लिए कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन से ही अपन देख पाएंगे, डिसाइड करते हैं कि किसका यूज करना है, क्या है। तो आपने कहा एंटी हेलमिंथिक का मतलब है टू डेस्ट्रॉय द इंटेस्टिनल पैरासाइट्स या इंटेस्टिनल वॉर्म्स को एंड डेस्ट्रॉय करके बाहर निकालना। इसके लिए जो सॉल्यूशन लेते हैं वो क्या लिया जाता है, वो देखियो। एक तो आपको जो लिया जाता है उसमें क्वेसिया नामक, चिप्स ऑफ क्वेसिया सबसे पहले इसमें लिया जाता है। 15 to 30 ग्राम चिप्स ऑफ क्वेसिया, 15 to 30 ग्राम चिप्स ऑफ क्वेसिया। क्वेसिया एक पेड़ होता है और उसकी चिप्स का मतलब उसकी छाल ली जाती है और उसको वाटर में मिक्स करके अपन यूज कर सकते हैं। 15 to 30 ग्राम चिप्स ऑफ क्वेसिया। दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दूसरा जो लिया जाता है वो होगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है यहाँ पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की जो आपने बात की, इसमें अपन क्या लेते हैं, इसमें देखिए 60 ग्राम NaCl इन 600 ml वाटर, 60 ग्राम NaCl इन 600 ml वाटर में ये एक सॉल्यूशन बना के, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना के अपन यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से क्या होगा, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अपन देंगे तो जो पैरासाइट्स होते हैं उन पैरासाइट्स की सेल पे जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जाएगा तो वहां से उनको डिहाइड्रेटेड कर देगा और वो उनकी सेल्स क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और डेथ होकर वो क्या हो जाएंगे, बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात की आप, तो आपने थर्ड जो देखा एंटी हेलमिंथिक, फोर्थ आता है आपका कार्मिनेटिव एनिमा, फोर्थ जो यहाँ आपका आता है कार्मिनेटिव एनिमा, कार्मिनेटिव एनिमा, फोर्थ आपका आता है कार्मिनेटिव एनिमा। देखिए कार्मिनेटिव एनिमा का मतलब है गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करना, कार्मिनेटिव एनिमा का मतलब है टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखने। गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्मिनेटिव एनिमा। क्या कहलाता है, कार्मिनेटिव एनिमा। देखिए कार्मिनेटिव एनिमा, इसका मतलब यही समझ लेना कि कार्मिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन। उसके बाद में अपन बोलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन कौन कौन से यूज कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा टर्पेंटाइन ऑयल, एक सबसे पहले अपन बात करेंगे टर्पेंटाइन, सबसे पहले अपन बात करेंगे टर्पेंटाइन ऑयल की। 8 to 16 ml टर्पेंटाइन ऑयल, 8 to 16 ml टर्पेंटाइन ऑयल in 600 to 1200 ml सोप सॉल्यूशन। आपने कहा 8 to 16 ml टर्पेंटाइन ऑयल, 8 to 16 ml टर्पेंटाइन ऑयल किसमें, इन 600 to 1200 ml सोप सॉल्यूशन, ये क्या कहलाएगा, आपका टर्पेंटाइन ऑयल। तो गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक आपने बोला 8 to 16 ml टर्पेंटाइन ऑयल इन 600 to 1200 ml सॉल्यूशन। दूसरा यहाँ पे आपने देखा होगा, वैसे आप सब्जी में भी खाते होंगे, हींग, TR
एसाफोइटिडा, और जो TR एसाफोइटिडा है उसका यूज भी अपन गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं TR एसाफोइटिडा, TR एसाफोइटिडा, और TR एसाफोइटिडा ये क्या होती है, हींग होती है। लिख देता हूं मैं थोड़ा सा आपके लिए, हींग होती है। और इस हींग का यूज इसमें अपन ने कहा 8 to 18 ml, 8 to 18 ml एसाफोइटिडा in 600 to 1200 ml soap solution 800 to 8 to 18 ml एसाफोइटिडा in 600 to 1200 ml सोप सॉल्यूशन। ये क्या है, TR एसाफोइटिडा हींग। तो इसका यूज भी अपन किसके लिए किए जाते हैं, किसके लिए किया जाता है, गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा इसका एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, मिल्क एंड मोलासेस। मिल्क एंड मोलासेस, देखिए मिल्क एंड मोलासेज का यूज भी अपन कर सकते हैं। मिल्क एंड मोलासेज में अपन जनरली किसका यूज करते हैं, मिल्क एंड मोलासेज 92 230 ml वार्म मिल्क in same quantity मोलासेज, यानी कि 90 से 230 ml वार्म मिल्क को अपन सेम क्वांटिटी मोलासेज में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। उससे भी गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव किया जा सकता है। तो कार्मिनेटिव का मतलब होता है टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन। उसके 3 प्रकार के सॉल्यूशन, तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल, दूसरा हींग एसाफोइटिडा, और तीसरा अपन किसका यूज कर सकते हैं, मिल्क एंड मोलासेज का यूज कर सकते हैं। लास्ट में आपके आता है एक और फिफ्थ इसका जो टाइप होता है, फिफ्थ इसका। अच्छा, एक और चीज है, कई बार आपने देखा होगा गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए अपन सॉल्यूशन की बजाय कई बार ट्यूब का भी यूज करते हैं, और उस ट्यूब को बोला जाता है फ्लेटस ट्यूब। क्या बोला जाता है, फ्लेटस ट्यूब। गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए ट्यूब का यूज किया जाता है, और उस ट्यूब का यूज क्या है, गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए, टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन, टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं फ्लेटस ट्यूब का। देखिए फ्लेटस ट्यूब का इंसर्शन कई बार पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि इसका रेक्टम में इंसर्शन कितना करेंगे। फ्लेटस ट्यूब का यूज गैस को रिमूव करने के लिए, गैसियस डिस्टेंशन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और फ्लेटस ट्यूब नॉर्मली जो आपका रेक्टल ट्यूब अपन रेक्टल एनिमा देने के लिए जितना करते हैं, फ्लेटस ट्यूब उससे और ज्यादा थोड़ा सा डीपली इंसर्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे फ्लेटस ट्यूब की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली इसका इंसर्शन कितना किया जाता है। एडल्ट क्लाइंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें अपन लगभग 4 to 6 इंच कितना इंसर्ट करते हैं, 4 to 6 इंच तक इंसर्ट किया जाता है। जबकि अगर चाइल्ड की बात करते हैं 3 to 4 इंच इंसर्ट किया जाता है। और यही अगर अपन बात करते हैं इन्फेंट की बात करते हैं तो यहाँ लगभग 1.5 से 2 इंच तक इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्लेटस ट्यूब है वो हमेशा ही एनिमा के लिए जो ट्यूब इंसर्ट की जाती है उससे ज्यादा किया जाता है, और ये लगभग कितना किया जाता है, 4 to 6। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। लास्ट इसका पांचवा जो पार्ट है, जो आप मेडिकेटेड का पांचवा पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं ऑयल एनिमा का यूज क्यों किया जाता है, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए। ऑयल एनिमा का यूज क्यों किया जाता है,
स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए। टू सॉफ्टन टू सॉफ्टन टू सॉफ्टन द स्टूल। स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑयल एनिमा का यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ देखिए, यहाँ अपन कौन कौन से सॉल्यूशन, कौन कौन से ऑयल। यहाँ एक और बात है, जब भी अपन यहाँ पर बात की है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है आपका ऑयल का, वो अपन 105 से 110 के बीच में ना लेके यहाँ पर अपवाद स्वरूप जो टेम्परेचर लिया जाता है, टेम्परेचर अपन यूज करते हैं वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो टेम्परेचर लेंगे वो कितना लेंगे? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए यहाँ पे अपन इनका रेशियो देखते हैं, कौन कौन से ऑयल यूज करते हैं। तो यहाँ पर कैस्टर कैस्टर ऑयल और रेशियो ओलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल और ओलिव ऑयल, इन दोनों का रेशियो यूज करते हैं और इन दोनों का लगभग 1:2 का यूज किया जाता है। ये रेशियो याद कर लेना, ये रेशियो कई बार पूछा जाता है। तो आपने कहा कैस्टर ऑयल और ओलिव ऑयल, इनका दोनों का जो रेशियो है 1:2 में यूज किया जाता है। जबकि दूसरा अपन ओलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, ओलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। और तीसरा आपने कहा कैस्टर ऑयल, ओलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। ओलिव ऑयल का स्वीट ऑयल का यूज भी कर सकते हैं, स्वीट ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ऑयल एनिमा का यूज किया जाता है। स्टूल हार्ड हो जाता है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? ऑयल एनिमा के। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे थे? अपन ने यहाँ स्टार्ट किया था मेडिकेटेड एनिमा। मेडिकेटेड में यहाँ 5 प्रकार के बारे में आपने पढ़ा। सबसे पहले परगेटिव एनिमा, दूसरा आपने पढ़ा एस्ट्रिंजेंट, तीसरा आपने एंटी हेलमिंथिक, फोर्थ आपने कार्मिनेटिव और एक आपने ऑयल एनिमा। अब लास्ट में आपके 3 टाइप थे आपके क्लीनिंग एनिमा के। पहला सिंपल क्लीनिंग था, दूसरा मेडिकेटेड था और तीसरा यहाँ पे आता है कोल्ड एनिमा। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कोल्ड एनिमा के लिए। थर्ड जो टाइप है बेसिकली कोल्ड एनिमा। कोल्ड एनिमा थर्ड टाइप है कोल्ड एनिमा। कोल्ड एनिमा का यूज क्या करते हैं? टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? कोल्ड एनिमा कहलाएगा। कोल्ड एनिमा के लिए जो सॉल्यूशन लेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे और उस कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना होना चाहिए? इसका जो टेम्परेचर वो लगभग 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। आपने कहा 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो कोल्ड एनिमा का यूज किस में किया जाता है? टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, और 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका इंडिकेशन क्या है? इसका यूज कब किया जाता है, किस कंडीशन में यूज किया जाता है? तो दोस्तों हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन में अपन इसका यूज करते हैं। किसकी कंडीशन में? हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। तो टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर आपने कहा कितना होता है? 65 से 85, और इसका किस में यूज किया जाता है? हाइपर पायरेक्सिया में यूज किया जाता है। क्लियर है? तो कोल्ड एनिमा। तो यहाँ पे आपका क्लीनिंग या इवेक्वेंट एनिमा के 3 टाइप थे, सिंपल, मेडिकेटेड और कोल्ड। ये कंप्लीट हुआ। ये देखिए इसका सेकंड जो आपने देखा था यहाँ पे, उसकी अपन बात करते हैं रिटेन्ड एनिमा। रिटेन्ड एनिमा की बात करेंगे। रिटेन्ड एनिमा रिटेन्ड एनिमा जो रिटेन्ड एनिमा होता है, इसका सबसे फर्स्ट टाइप आपका होता है स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा स्टिमुलेंट एनिमा स्टिमुलेंट एनिमा का मतलब क्या है? कई बार कोई क्लाइंट शॉक में चला जाता है या कोलैप्स हो जाता है, ऐसी क्लाइंट में उसको वापस स्टिमुलेट करना, वो क्या कहलाता है? स्टिमुलेंट एनिमा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ टू स्टिमुलेट
टू स्टिमुलेट a person in shock and collapse. टू स्टिमुलेट ए पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स। शॉक एंड कोलैप्स में कोई भी पेशेंट चला जाए और उसको स्टिमुलेट करना ही क्या कहलाता है? स्टिमुलेंट एनिमा कहलाता है। देखिए इसके लिए किसका यूज करते हैं अपन, यहाँ इसके लिए यूज किया जाता है 15 ml ब्रांडी, 15 ml ब्रांडी इन 60 to 120 ml ग्लूकोज सेलाइन सॉल्यूशन, ग्लूकोज सेलाइन सॉल्यूशन। यहाँ आपने कहा अपन जनरली स्टिमुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्रांडी का यूज करते हैं। तो देखिए सोचिए आप एनीमा में भी ब्रांडी का यूज करते हैं। तो यहाँ आपने कहा टू स्टिमुलेट ए पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स, और इसमें आप किसका यूज करते हैं? ब्रांडी का। 15 ml ब्रांडी इन 60 to 120 ml ग्लूकोज सेलाइन सॉल्यूशन में। एक और बात, आपने नाम सुना होगा ओपियम पॉइजनिंग। किसकी बात करते हैं? ओपियम पॉइजनिंग। देखिए ओपियम पॉइजनिंग, ओपियम पॉइजनिंग, ये जो ओपियम पॉइजनिंग है इसमें अपन किसका यूज किया जाता है? ओपियम पॉइजनिंग में किसका यूज किया जाता है? ब्लैक कॉफी का यूज किया जाता है। ओपियम पॉइजनिंग में किसका यूज किया जाता है? ब्लैक कॉफी। कई बार यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपन पॉइजनिंग में कौन सा एनिमा देते हैं, तो पॉइजनिंग में अपन कौन सा एनिमा देते हैं? स्टिमुलेंट एनिमा दिया जाता है। कौन सा? स्टिमुलेंट एनिमा दिया जाता है। इसमें अपन क्या करते हैं? 1 टेबल स्पून ब्लैक कॉफी इन 300 ml बॉइल वाटर में इसको मिक्स किया जाता है। बॉइल वाटर में इसको मिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको 300 ml बॉइल वाटर में अगर आप मिक्स करके उसको वैसे उसी टेम्परेचर पे नहीं, इसको बनाएंगे बॉइल वाटर में और उसके बाद में इसको वापस नॉर्मल यानी टेम्परेचर लगभग 108 होने तक इसको क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। उसके बाद में अपन बॉइल वाटर को मत इंसर्ट कर देना, नहीं पूरी इंटेंसिटी ही बाहर ला दोगे इसकी। तो आपने कहा 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून का मतलब होता है 15 ग्राम। तो 15 ml या 15 ग्राम, तो 1 टेबल स्पून ब्लैक कॉफी इन 300 ml बॉइल वाटर, इसमें मिक्स करके अपन यूज कर सकते हैं। तो ओपियम पॉइजनिंग के लिए अपन किसका यूज करते हैं? ब्लैक कॉफी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर स्टिमुलेंट एनिमा और स्टिमुलेंट एनिमा के लिए अपन किस सॉल्यूशन का यूज करते हैं उसके लिए आपने बोला। अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। सेकंड इसका जो आपने बोला था, सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव एनिमा, सेडेटिव एनिमा। देखिए सेडेटिव एनिमा का मतलब है टू इंड्यूस स्लीप, टू इंड्यूस स्लीप। स्लीप को इंड्यूस करना क्या कहलाता है? सेडेटिव एनिमा कहलाता है। टू इंड्यूस स्लीप, स्लीप को इंड्यूस करना ही क्या कहलाता है? इसके लिए अपन किस किस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं? पैराएल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं, पैराएल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं, क्लोरल हाइड्रेट का यूज कर सकते हैं, क्लोरल हाइड्रेट का यूज कर सकते हैं, क्लोरल हाइड्रेट का यूज कर सकते हैं, और पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं। पोटासियम ब्रोमाइड का यूज भी कर सकते हैं। तो आपने कहा पीसीपी, पैराल्डिहाइड, क्लोरल हाइड्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड, इनकी क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी एससीपी के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो आपने कहा सेडेटिव एनिमा का मतलब होता है टू इंड्यूस स्लीप, स्लीप को इंड्यूस करना। इसके लिए आप पैराल्डिहाइड, क्लोरल हाइड्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड पीसीपी का यूज किया जाता है, पीसीपी का यूज किया जाता है। थर्ड आपका आता है यहाँ पर इमोलिएंट एनिमा। क्या आता है? इमोलिएंट एनिमा। देखिए यहाँ पे
इमोलिएंट एनिमा, इमोलिएंट एनिमा। इमोलिएंट एनिमा का मतलब क्या है? देखिए, इमोलिएंट एनिमा का मतलब है कई बार कुछ क्लाइंट है वो डायरिया हो जाता है या इरिटेट हो जाता है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की उसको स्मूथ और प्रोटेक्ट करने के लिए अपन जिसका यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? इमोलिएंट एनिमा कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट एंड soothe the mucous membrane of, to protect and soothe the mucous membrane, mucous membrane of intestine, to soothe, to protect and soothe the mucous membrane of intestine। इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और स्मूथ बनाने का काम करती है, वो क्या कहलाता है? इमोलेंट एनिमा। एंड टू चेक, टू चेक डायरिया, टू चेक डायरिया, और डायरिया को चेक करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो टू प्रोटेक्ट एंड सोथी द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड टू चेक द डायरिया, डायरिया को चेक करने के लिए अपन इसका यूज किया जाता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन को स्मूथ बनाने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसके लिए अपन किस सॉल्यूशन का यूज किया जाएगा, किस सॉल्यूशन का यूज किया जाएगा, ये देखिए। इसमें 1 से ओपियम एंड स्टार्च, इसमें किसका यूज किया जाता है? ओपियम एंड स्टार्च का यूज किया जाता है। 1 से 2 ml ओपियम, 1 से 2 ml ओपियम इन 120 to 180 ml of starch oblique राइस वाटर। आपने कहा जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है इमोलिएंट के अंदर या म्यूकस में, राइस वाटर या अपन स्टार्च का यूज करते हैं, और उसमें कुछ मात्रा में अपन किसका यूज करते हैं? ओपियम का यूज भी किया जाता है। तो 1 से 2 ml ओपियम इन 120 to 180 ml ऑफ स्टार्च या राइस वाटर का यूज किया जाता है। तो आपका थर्ड, फर्स्ट आपने देखा स्टिमुलेंट, सेकेंड आपने सेडेटिव, थर्ड आपने देखा इमोलिएंट, फोर्थ जो इसका टाइप होता है वो है न्यूट्रिएंट एनिमा। फोर्थ जो इसका टाइप है वो है न्यूट्रिएंट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा। न्यूट्रिएंट एनिमा की जरूरत कहाँ पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, तो टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? न्यूट्रिएंट एनिमा का यूज किया जाता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन में अपन टोटल किसका यूज करते हैं, क्या है? देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशन जो टोटल अपन दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं? टोटल सॉल्यूशन जो यूज करते हैं, टोटल सॉल्यूशन जो यूज करते हैं वो 1100 ml से लेकर के 1700 ml तक अपन यूज कर सकते हैं इन 24 आवर्स, इन 24 आवर्स। आपने कहा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए और सॉल्यूशन अपन कितना 1100 से 1700 ml कितने में? इन 24 आवर्स में आप यूज कर सकते हैं। जनरली जो सॉल्यूशन आप इसमें यूज करते हैं और सॉल्यूशन क्या यूज करेंगे, तो अपन यहाँ ग्लूकोज सैलाइन, ग्लूकोज सैलाइन, ग्लूकोज सैलाइन 2 to 5% इन पेप्टोनाइज्ड मिल्क। यहाँ क्या यूज किया जाता है? जब अपन न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इसमें ग्लूकोज सेलाइन 2 to 5%, और इसको किसमें? पेप्टोनाइज्ड मिल्क। पेप्टोनाइज्ड मिल्क क्या होता है? मिल्क में से क्रीम को अगर रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? पेप्टोनाइज्ड मिल्क कहलाता है, स्किम्ड मिल्क कहलाता है। इस पेप्टोनाइज्ड या स्किम्ड जो मिल्क होता है इसमें ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड होता है, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो आपने कहा ग्लूकोज सेलाइन सॉल्यूशन, और ग्लूकोज सेलाइन कितना है? 2 to 5%, और वो किसके अंदर? पेप्टोनाइज्ड मिल्क में आपको मिल्क, और पेप्टोनाइज्ड मिल्क का मतलब होता है यहाँ से इसमें क्रीम रिमूव किया जाता है।
क्रीम रिमूव्ड होती है, क्रीम नहीं होता है इसमें। और इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट होता है वो क्या होता है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक और बात, जब भी अपन न्यूट्रिएंट एनिमा की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट, इसके लिए एक ड्रिप सेट का यूज करते हैं। और इस ड्रिप सेट का आपने क्या बताया था, क्या बताया था उसको, मर्फी ड्रिप सेट। यहाँ पे आप न्यूट्रिशन देने के लिए किसका यूज करते हैं, मर्फी, मर्फी ड्रिप सेट, मर्फी ड्रिप सेट। मर्फी ड्रिप सेट क्या होता है, ये एक प्रकार का एपरेटस है। वो उसको किसके लिए यूज किया जाता है, उसको अपन प्रोक्टोक्लाइसिस के लिए यूज करते हैं। तो अपन कह सकते हैं एन एपरेटस, एपरेटस यूज फॉर, यूज फॉर मर्फी ड्रिप सेट क्या होता है, एपरेटस होता है यूज फॉर प्रोक्टोक्लाइसिस, प्रोक्टोक्लाइसिस, जिसका अपन प्रोक्टोक्लाइसिस के लिए यूज किया जाता है। प्रोक्टोक्लाइसिस क्या है, स्लो इंजेक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी। प्रोक्टोक्लाइसिस क्या होता है, प्रोक्टोक्लाइसिस, प्रोक्टोक्लाइसिस क्या है, स्लो इंजेक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी, स्लो इंजेक्शन, स्लो इंजेक्शन ऑफ large quantity, slow injection of large quantity into rectum, रेक्टम के अंदर अगर लार्ज क्वांटिटी को अपन, लार्ज क्वांटिटी को स्लो इंजेक्शन दें तो वो क्या कहलाता है, प्रोक्टोक्लाइसिस कहलाता है। तो प्रोक्टोक्लाइसिस क्या होता है, एक आपने देखा मर्फी ड्रिप सेट क्या होता है, तो ये आपका न्यूट्रिएंट एनिमा है। लास्ट वो इसका पांचवा जो टाइप बचता है या 5 टाइप बचता है वो है एनेस्थेटिक एनिमा। क्या होगा, एनेस्थेटिक एनिमा, एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक एनिमा, एनेस्थेटिक एनिमा। एनेस्थेटिक एनिमा का यूज किसके लिए है, टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस एनेस्थेसिया, टू प्रोड्यूस एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया का इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एनेस्थेटिक एनिमा का यूज करते हैं। और इसमें जनरली अपन जो यूज किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है, एवर्टीन का। एनेस्थेटिक एनिमा के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एवर्टीन का यूज किया जाता है। और एवर्टीन में भी जनरली अपन जो यूज करते हैं उसमें कितना, 150 से 300 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर इसका यूज किया जाता है। एवर्टीन का जो यूज किया जाता है 150 से लेकर के 300 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एनेस्थेटिक, तो यहाँ रिटेन्ड एनिमा पढ़ने चले थे और रिटेन्ड एनिमा में आपने 5 टाइप के बारे में बात की। सबसे पहले स्टिमुलेंट एनिमा, दूसरा सेडेटिव एनिमा, तीसरा इमोलिएंट एनिमा, फोर्थ न्यूट्रिएंट एनिमा और फिफ्थ आपने देखा एनेस्थेटिक एनिमा। तो ये आपके एनिमा के टाइप हैं। इन एनिमा के टाइप के बारे में आपका कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं अपन, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और भी टाइप हैं, कुछ नोट के रूप में अपन डालते हैं। एक आपने सुना होगा कैक्सिलेट एनिमा, एक आपने सुना होगा कैक्सिलेट एनिमा, कैक्सिलेट एनिमा, कैक्सिलेट एनिमा। कैक्सिलेट एनिमा में ये हाइपरकेलेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, हाइपरकेलेमिया को यूज करने के लिए, टू ट्रीट, टू ट्रीट हाइपरकेलेमिया, टू ट्रीट हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर अपन जनरली क्या लेते हैं, एक रेजिन लिया जाता है और वो रेजिन यूरिन के द्वारा बाहर करता है और रेजिन का नाम है सोडियम पॉलीस्टायरोनेट, सोडियम, सोडियम पॉलीस्टायरेन
सोडियम पॉलीस्टायरेन सल्फोनेट, सोडियम पॉलीस्टायरेन सल्फोनेट जो आपका रेजिन होता है, उस रेजिन का नाम यहाँ पर इस कैक्सिलेट एनीमा में क्या होता है, सोडियम पॉलीस्टायरेन सल्फोनेट। ये जो सोडियम पॉलीस्टायरेन सल्फोनेट है, इसमें 0.5 ग्राम ये सोडियम पॉलीस्टायरेन सल्फेट लिया जाता है। ये इन 60 ml वाटर में यूज किया जाता है, 60 ml वाटर में यूज किया जाता है। तो अपन ने 0.5 ग्राम इन 60 ml वाटर में यूज किया जाता है। तो एक एक्सीलेट एनीमा है। एक और होता है आपका बेरियम एनीमा, बेरियम एनीमा, बेरियम एनीमा। और बेरियम एनीमा का यूज क्या है, डायग्नोसिस करने के लिए, एक्सरे इमेजिंग के लिए, टू मेक डायग्नोसिस, टू मेक डायग्नोसिस करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके अंदर जनरली अपन किस में यूज करते हैं, एक्सरे के अंदर यूज किया जाता है। एक और आपका एनीमा होता है, उसको अपन बोलते हैं लैक्टुलोज एनीमा। एक और होता है, उसके अंदर अपन बोलते हैं लैक्टुलोज एनीमा, लैक्टुलोज एनीमा। लैक्टुलोज एनीमा भी किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज करें, टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, लैक्टुलोज एनीमा का यूज किया जाता है। तो ये कॉमनली कुछ एनीमा के टाइप्स हैं। कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब अपन कभी भी एनीमा का प्रोसीजर कर रहे होते हैं, जब अपन सॉल्यूशन इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम कई बार एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं। और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाए तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी क्लाइंट को ऐसी कंडीशन में एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए अपन क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे जब तक कि एब्डोमिनल क्रैम्प सबसाइड नहीं हो जाते हैं। उसके बाद में वापस से ये प्रोसेस, हाँ एक और बात है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और ट्यूब को, जो रेक्टल ट्यूब है, उसको तब तक नहीं रिमूव करेंगे जब तक कि आपका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता है। बार बार ट्यूब को रिमूव करना और इंसर्ट करना, इससे भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना। तो एक बात हमेशा एक नोट डाल के एक बात बोल सकते हैं, इफ एब्डोमिनल cramps, if abdominal cramps occurs during procedure, then hold the procedure, temporary। आपने कहा if abdominal cramps occurs during the procedure, then hold the procedure temporary and wait for cramps subsides, देखो यहाँ पर आपने बोला कि जब तक आपका, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोसीजर के दौरान किसी क्लाइंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाए, एब्डोमिनल क्रैम्प्स बढ़ जाए, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, कभी भी रेक्टल ट्यूब को रिमूव नहीं करेंगे। उस टाइम पे आप कंप्लीट प्रोसीजर करने के बाद ही, हाँ अगर ऐसा होता है तो कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देंगे टेम्परेरी रूप से। जैसे ही सबसाइड हो जाते हैं वापस से आप री इंसर्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसीजर को। तो ये एक एनीमा का प्रोसीजर था, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, और ये आपने कंप्लीट किया। तो आपने इसमें क्या देखा, दो पार्ट में आपने देखा। फर्स्ट पार्ट में आपने एनीमा क्या होता है, एनीमा का इंट्रोडक्शन, पर्पज क्या है, उसमें आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, साइज क्या है, कितना इंसर्शन करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, मेनली रिटेंड और क्लीनिंग एनीमा में बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद में आपने देखा वहाँ पे सबसे पहले क्लीनिंग एनीमा, और क्लीनिंग एनीमा में आपने देखा था सिंपल क्लीनिंग एनीमा। ये पार्ट फर्स्ट में। सेकंड पार्ट में आपने स्टार्ट किया मेडिकेटेड से। मेडिकेटेड कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में कौन कौन से, पारगेटिव, एस्ट्रिंजेंट, एंटी हेलमेंथिक, कार्मिनेटिव और ऑयल एनीमा। लास्ट इसका थर्ड है कोल्ड एनीमा। दूसरा आपने पढ़ा रिटेंड एनीमा। रिटेंड एनीमा फिर 5 टाइप के आपने पढ़े,
डबल एस यानी सेना, स्टिमुलेंट एन, सेडेटिव, इमोलिएंट, न्यूट्रिएंट और एनेस्थेटिक। उसके बाद कैक्सिलेट एनीमा क्या होता है, बेरियम क्या होता है, लैक्टुलोज एनीमा क्या होता है, और लास्ट में आपको अगर कोई भी क्रैम्प्स आए या ऐसा आए तो आप क्या कर सकते हैं। ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।